हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का महत्व। इससे पहले वाले अध्याय में आपने देखा था कि लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या होती है, विशेषता क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो लोक प्रशासन होता है ना, जो सरकारी प्रशासन होता है, उसका आखिर महत्व क्या है। तो लोक प्रशासन के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सबसे पहला है राज्य का व्यवहारिक एवं विशिष्ट भाग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भी लोक प्रशासन के महत्व के अंतर्गत लोक प्रशासन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, वो किस प्रकार लोगों को प्रभावित करता है, किस प्रकार उनके लोगों के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, क्योंकि लोक प्रशासन में न केवल एक सैद्धांतिक विषय है बल्कि यह सभ्य समाज में व्यक्ति तथा सरकार के मध्य औपचारिक संबंधों को भी स्पष्ट करता है। भारत में लोक प्रशासन उन गिने चुने विषयों में सम्मिलित हैं जिनका व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन एवं सहायता भी प्रदान करने में उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन के महत्व के बारे में चार्ल्स बीएड का कथन है कि प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं हो सकता। मेरे विचार से शासन तथा हमारी सभ्यता का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन का दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक स्वरूप कितना विकसित होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर चुका लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता, संस्कृति तथा मानव सहित समस्त जीवन जगत का भविष्य होता है। कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन व्यक्ति के जीवन से लगाकर मृत्यु तक संबंधित रहता है। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण लोक प्रशासन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहला बिंदु है राज्य का व्यावहारिक तथा विशिष्ट भाग। जैसा कि हम जानते हैं कि भी किसी भी राज्य की चार मूलभूत विशेषता होती है। उसका निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता तथा शासन का होना आवश्यक है। शासन का तात्पर्य होता है कि सरकार के कार्यों तथा दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन एक अनिवार्य तथा विशिष्ट आवश्यकता है। अरस्तु ने भी कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया तथा अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। और आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण तथा विकास के लिए एक अनिवार्य रूप में देखा जाता है। वर्तमान में विश्व के प्रत्येक राष्ट्र, चाहे वहाँ कोई सा भी शासन हो, राज्य का कर्तव्य जन कल्याणकारी ही होता है। प्राचीन काल से ही राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन ही एकमात्र माध्यम रहा है। फिर भी राजशाही व्यवस्थाओं में प्रशासन का स्वरूप आज की भांति उत्तरदायी तथा विकासपरक नहीं था। फिर भी प्रशासन राज्य की व्यावहारिक अभिव्यक्ति अवश्य था। राज्य के लिए कार्य करते करते अथवा जनता को सेवाएं सुलभ कराते कराते कुछ ऐसे प्रशासनिक सिद्धांत, नियम तथा प्रक्रिया विकसित हो गई हैं जो आज भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। अगला बिंदु है जन कल्याण का माध्यम। आधुनिक विश्व में राज्य का स्वरूप अधिकतम मात्रा में लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी है। आज अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा बिल्कुल भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान समाजों में अधिकतर मानवीय आवश्यकताएं राज्य के अभिकर्ता अर्थात लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती है। राज्य की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, सामान्य आवश्यकता होती है, इन्हें पूरा करने का दायित्व लोक प्रशासन पर ही होता है। वाइट ने भी कहा है कि कभी ऐसा भी समय था जब जनता सरकारी अधिकारियों से दमन के अतिरिक्त और कोई भी आशा नहीं करती थी। बाद में आम जनता ने यह सोचा कि उसे स्वतंत्र तथा भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए, लेकिन आज का समाज प्रशासन से सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आशा करता है। और भारत के तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज के दीनहीन तथा निरोग्यताग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयास तथा कल्याण कार्यक्रम के निर्देश लोक प्रशासन को देता है। और वर्तमान में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि का संचालन प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण आज के राज्य को प्रशासकीय राज्य भी कहा जाता है। तीसरा बिंदु है रक्षा करना, अखंडता बनाए रखना तथा शांति व्यवस्था की स्थापना करना।
जैसा कि हम जानते हैं कि राजशाही शासन व्यवस्था में राजा का मुख्य कार्य क्या होता था, अपने राज्य की सीमाओं को निरंतर बढ़ाते रहना तथा देश में कानून एवं व्यवस्थाएं बनाए रखना। लेकिन आज राज्यों के विस्तारवादी स्वरूप को समाप्त कर दिया गया है, बल्कि राज्य का मुख्य जोर होता है जन कल्याण करना। राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, परमाणु हथियारों का विकास, प्रायोजिक आतंकवाद के विस्तार तथा परिवर्तित होते राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों ने विदेश नीति तथा रक्षा नीति के समक्ष अनेक नई नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी युद्ध के समय सीमाओं तथा राष्ट्र की रक्षा करना सैनिक प्रशासन का दायित्व है, किंतु शांति काल में सीमाओं की चौकसी तथा राष्ट्र की आंतरिक अखंडता एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हरमन फाइनर ने तो कहा भी है कि कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा होता है। इसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत विक्षत हो जाएगा। अगला बिंदु है लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। लोकतंत्र की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से चाहे कितनी ही सशक्त एवं प्रभावी दिखाई देती हो, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना तथा विस्तार केवल तभी संभव है जब लोक प्रशासन इस दिशा में सार्थक प्रयास करे। आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिकों तथा मानव अधिकारों की क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का निस्तारण करना, विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना, इन सभी कार्यों में लोक प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फाइनर ने तो कहा भी है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो और वहाँ के मंत्रीगण भी सुयोग्य हो, लेकिन बिना कुशल प्रशासकों के उस देश की शासन व्यवस्था सफल सिद्ध नहीं हो सकती हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में केवल निष्पक्ष चुनाव तथा जनता की सहभागिता ही सम्मिलित नहीं, बल्कि समानता, न्याय, वितरण के मूल सिद्धांतों सहित प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी प्रमुख है। अतः कहा जा सकता है लोक प्रशासन केवल लोकतंत्र का संवाहक ही नहीं, बल्कि उसका सजग प्रहरी भी है। अगला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। आधुनिक समाज में विशेष तौर पर विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़िता, कुरीतियों में सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता है। सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव समूह सहित प्रशासन भी एक यंत्र माना जाता है। लोक प्रशासन न केवल सामाजिक परिवर्तन का हथियार है, बल्कि समाज के नियंत्रण का माध्यम भी सिद्ध है। भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बाल श्रम, शोषण, महिला अत्याचार, अपराध, बाल अपराध, दहेज, विधवा विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, मृत्युभोज, बाल विवाह, नशाखोरी, बलात्कार, निरक्षरता जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं विद्यमान है। इन सामाजिक समस्याओं तथा कुरीतियों का समाधान केवल सरकार द्वारा ही निर्मित सामाजिक नीतियों, सामाजिक नियोजन एवं सामाजिक विधान के द्वारा ही किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो कहा भी था कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन भी है। अगला बिंदु है सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षण। लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु तथा क्षेत्र को आधार बनाकर इसके महान विद्वान एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। दरअसल लोक प्रशासन शासन व्यवस्था का ही केंद्र बिंदु नहीं, बल्कि हम सभी की आशाओं और अपेक्षाओं का भी हृदय स्थल है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा संचार क्रांति के वर्तमान युग में सभ्यता का जो नया स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, उसका मुख्य प्रेरणा कौन है? लोक प्रशासन ही है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता तथा विरासत का संरक्षण एक अनिवार्य प्रशासन कार्य बन चुका है। चित्रकला, साहित्य, वास्तुकला आदि से जुड़े सभी सांस्कृतिक पक्षों का संरक्षण तथा संवर्धन का मुख्य दायित्व राज्य पर है। राज्य का यह कार्य मुख्यतः प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक है। और सर जोसेफ स्टाफ कहते हैं कि प्रशासनिक कर्मचारी समाज को प्रेरणा देने के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। अगला है विकास प्रशासन का पर्याय।
आज का लोक प्रशासन विकास प्रशासन का पर्याय माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में प्रशासन का कार्य मात्र राजस्व एकत्रण करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना जैसे कि नियामक कार्य ही नहीं बल्कि विकास के कार्यों को प्राप्त करना भी उसका मुख्य लक्ष्य होता है। यही कारण है कि लोक प्रशासन की प्रकृति परंपरागत रूप से कठोर होने की बजाय अब लक्ष्योन्मुखी, परिणामोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी तथा परिवर्तनोन्मुखी हो चुकी हैं। 20वीं सदी के मध्य में उपनिवेश से मुक्त हुए एशियाई, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका देशों में तत्कालिक आवश्यकता विकास के लक्ष्य प्राप्त करना ही थी, जिसको पूर्ण करने का दायित्व लोक प्रशासन पर ही था। और विकास प्रशासन की अवधारणा आप जानते हैं कि एडवर्ड वाइडनर ने दी थी। अगला है विधि एवं न्याय। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य कानून एवं नीति निर्माण में विधायिका को परामर्श प्रदान करना तथा विधायिका द्वारा जो कानून एवं नीतियों बने जाती हैं उनको व्यवहारिक रूप से लागू करना ही मुख्य कार्य होता है। लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन ने तो कहा था कि कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग का दूसरा नाम ही लोक प्रशासन है। आधुनिक राज्य में मुख्यतः विधि का शासन लागू करना का मुख्य दायित्व लोक प्रशासन पर ही है। कानून या विधि से बढ़कर कोई नहीं है। लोक प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह संविधान, कानूनों, नियमों, नीतियों तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार भेदभाव रहित ढंग से समस्त राज्य की क्रियाओं को संचालित करे और सभी को समान रूप से उन्हें उपलब्ध करवाए। यदि निर्धारित कानून तथा विधि का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने का कार्य भी लोक प्रशासन का ही होता है। अगला बिंदु है औद्योगिक तथा आर्थिक विकास। औद्योगिक तथा आर्थिक विकास, इसका भी मुख्यतः दायित्व किसका होता है? लोक प्रशासन का ही होता है। मानव जीवन में आवश्यक भौतिक वस्तुओं तथा प्रमुख तकनीक संसाधनों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक राज्यों द्वारा अनेक प्रकार की औद्योगिक नीतियाँ तथा आर्थिक कार्यक्रम निर्मित किए जाते हैं। आर्थिक तथा उत्पादन के साधनों का समुचित वितरण एवं विनिमय करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाए। इसी कारण लगभग सभी राष्ट्रों में प्रमुख आर्थिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। प्रत्येक देश उपलब्ध प्राकृतिक, भौगोलिक, तकनीकी, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों के अनुरूप उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का विकास करता है तथा ताकि आर्थिक न्याय की स्थापना सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। मार्शल ई डिमॉक ने तो कहा है कि लोक प्रशासन प्रत्येक नागरिकों के लिए महत्व का विषय है, क्योंकि वह प्रशासन से कुछ निश्चित सेवाएं प्राप्त करता है तथा सरकार को कर देता है। सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला राजस्व ही अंततः विकास कार्यों तथा सामाजिक सेवाओं का आधार बनता है। किसी भी राष्ट्र के सम्मुख प्रमुख चुनौती वित्तीय संसाधनों में वृद्धि तथा जन कल्याण की ही होती है। और राष्ट्र के सभी प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग करना तथा सतत विकास की अवधारणा को लागू करना, व्यापार संतुलन को बनाए रखना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर को उच्च बनाना, विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करना आदि कार्यों में लोक प्रशासन की महत्व तो स्वयं सिद्ध है। अगला बिंदु है आजीविका का माध्यम। कहा जाता है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होता है। इस कथन को चरितार्थ करते हुए अधिसंख्य देशों में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग राज्य की सेवाओं में कार्य करता है। भारत में 2 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रशासनिक संगठनों में रोजगार प्राप्त करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि लोक प्रशासन केवल जन कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम ही संचालित नहीं करता, बल्कि विशाल जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने का भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। लोक प्रशासन के कार्य करने वाले लोक सेवकों की प्रत्येक युग में सदैव ही एक विशिष्ट छवि रही है। आर्डर टीड ने तो कहा है कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक इसके एक नैतिक अभिकर्ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है। यह कथन आर्डवे टीड का है। अतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक पक्षों को प्रभावित करने वाला विषय बन चुका है। इस संबंध में नेहरू जी ने भारतीय लोक प्रशासन संस्था की उद्घाटन बैठक में प्रशासकों को संबोधित करते हुए कहा था, प्रशासन
अन्य बहुत से पक्षों की भांति अंतिम विश्लेषण की दृष्टि से एक मानवीय समस्या है। इसमें मनुष्यों से व्यवहार करना पड़ता है न कि आंकड़ों की सूची से। मानव समाज और उसका कल्याण ही तो प्रशासन की कसौटी होती है। तो ये लोक प्रशासन के महत्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप इन्हें ऐसे कैसे याद करके अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।